नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से एक बार सभी का स्वागत करता हूँ इन दिस वीडियो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे आपको पता है कि ईपीएफओ का एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ चुका है। इस पर्सपेक्टिव से मैं बना रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज एंड जो एक्सेट्रा जो टॉपिक्स हैं अपार्ट फ्रॉम जीएस, जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, इंश्योरेंस एक्सेट्रा, ये सब जो टॉपिक्स हैं मैं सबको कवर करने वाला हूँ बहुत जल्दी। ठीक है, तो चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। इससे जो मेरे लेटेस्ट वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, एंड जीएस का जो 3 सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट, जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सारे क्वेश्चन भी आपको एक प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। सारा पूरा कंप्लीट सिलेबस 20 दिन का कोर्स है। इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी और इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। 20 दिन का प्लान है, ज़रूर पढ़ लेना। बिकॉज अगर बुक पढ़ना चाहोगे तो 2 महीने में बहुत मुश्किल होगा एंड रिटेन भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस वीडियो के बारे में बात करते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो देखो, पहला पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा है कि प्रॉब्लम जो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का, वो लगभग ऑल डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ में है। कहने का मतलब है इंडिया हो, चाइना हो या फिर यूएसए हो, ये प्रॉब्लम हर जगह है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता ही होता है। कोई ऐसी कंट्री नहीं है जहाँ पे ये ना हो। जहाँ पे इंडस्ट्रियल सेटअप है वहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट भी होता है। तो कोई भी ऐसी डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग कंट्री नहीं बची है जहाँ पे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ना हो। पहला पॉइंट आपका यही हुआ। दूसरा पॉइंट है कि ये होता क्यों है। होता इसलिए है बिकॉज इंडस्ट्रियलाइजेशन जब से आया तब से कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्री बैठने लगी। कैपिटलिस्टिक इंडस्ट्रियाँ बिल्कुल ही ऐसी कंट्रीज़ में छा गई, जिससे क्या हुआ कि जो पावर है, वो पावर जो था, जैसे कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का जो पावर है, वो चंद लोगों के हाथ में चला गया। चंद लोगों के हाथ में चला गया जो कि कैपिटलिस्टिक लोग थे। एक पार्टिकुलर क्लास है, छोटा सा वर्ग है जिसके हाथ में मैक्सिमम पावर ऑफ प्रोडक्शन है। तो इसका मतलब कि जो वर्कर्स हैं उनके पास ऑनरशिप का पावर नहीं है। देयर इज़ ऑब्सेंस ऑफ वर्कर्स ऑनरशिप ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जैसे कि कैपिटल हो गया, पैसा हो गया, जैसे मशीन हो गई, मशीनरी हो गई, ये सारी चीज़ों पे इनका पावर नहीं है वर्कर्स। एंड इसी के वजह से इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता है। वर्कर्स का जो नंबर है बहुत ज़्यादा होता है एंड जो कैपिटलिस्टिक वर्ग है उसका नंबर काफ़ी कम होता है, जिनके हाथ में काफ़ी ज़्यादा पावर होती है और वर्कर्स के हाथ में बिल्कुल कम पावर होती है। यही कारण है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो होता है उसको सॉल्व करने के लिए ट्रेड यूनियंस आगे आती हैं। ट्रेड यूनियंस एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये एक सेटअप होता है जो कि वर्कर्स के बेहतर लाइफ के लिए बात करता है, उनके वेलफेयर की बात की जाती है। सो द ट्रेड यूनियंस हैव प्लेड द रोल ऑफ एन एजेंट ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, प्रोटेक्टिंग एंड इनहांसिंग द इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। तो इसके मेंबर कौन होते हैं? वर्कर्स ही होते हैं। ठीक है, ट्रेड यूनियन के मेंबर्स कौन होते हैं? वर्कर्स ही होते हैं। अब देखिए, अब हम डिस्प्यूट की चूँकि बात कर रहे हैं, वो भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की, तो हमें जानना ये ज़रूरी है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट होता क्या है। इसको जानने के लिए सबसे बेस्ट तरीका है, एक इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है 1947 का, उसमें डिफाइन किया गया है डिस्प्यूट क्या होता है। इसके अकॉर्डिंग एक ऐसा डिस्प्यूट, ए डिस्प्यूट इज रेज्ड व्हेन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट इज़ नॉट कैरिड आउट। इसका मतलब है कि एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी वर्कर्स काम करते हैं किसी पार्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो उनको एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। वो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे कि वेज से रिलेटेड, जैसे कि लेबर प्रैक्टिस क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, ये सब कुछ एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब भी उस कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन होता है तब ये डिस्प्यूट रेज हो जाता है। सो बेसिकली वेज डिमांड्स हो सकता है, उसमें यूनियन राइवलरी, मतलब दुश्मनी हो गई, मान लो ट्रेड यूनियन की दुश्मनी हो गई एम्प्लॉयर एसोसिएशन के साथ, उस केस में भी डिस्प्यूट हो सकता है। पॉलिटिकल इंटरफियरेंस है तब भी हो सकता है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिस कर रहा है इंडस्ट्री का जो ऑनर है, वो अनफेयर लेबर प्रैक्टिस अगर हो रहा है उसमें वर्कर्स के अगेंस्ट में, तब भी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट हो सकता है। और ये जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है वो डिफाइन किया गया 5th शेड्यूल ऑफ आईडी एक्ट, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। अब देखो, ये याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। आपसे सीधा सवाल पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट जो है वो किस शेड्यूल में डिफाइन किया गया है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के। तो ये है 5वां शेड्यूल, ये याद कर लेना पड़ेगा आपको।
एंड मल्टीप्लिसिटी ऑफ लेबर लॉज, इंडस्ट्रियल सिकल्स, ये सब इसमें डिफाइन किए गए हैं। द डिस्प्यूट रिजोल्यूशन फ्रेमवर्क, अब हम बात करेंगे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में कैसे कोई अगर डिस्प्यूट होता है तो उसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इसको सॉल्व करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन, एडजुडिकेशन। अब ये तीनों चीज़ अलग अलग हैं। कंसिलिएशन में बैठ के बात की जाती है, शांत करने की बात की जाती है, कैसे भी रिजोल्यूशन करके दोनों पार्टी बैठती है और बातचीत करती है। जबकि आर्बिट्रेशन में क्या है, कोर्ट में मामला जाता है, आर्बिट्रेशन में कोर्ट में मामला जाता है, एंड एडजुडिकेशन में एक निर्णय लिया जाता है। ठीक है, कॉन्सिलिएशन में दोनों सहमति से डिस्प्यूट को सॉल्व कर लेते हैं, आर्बिट्रेशन में कोर्ट में मामला जाता है, एंड एडजुडिकेशन में एक निर्णय लेती है कोर्ट और बता देती है कि भाई ये डिस्प्यूट ऐसे सॉल्व होगा। ठीक है, ये तीन आप याद रख लेना, कंसिलिएशन, आर्बिट्रेशन एंड एडजुडिकेशन। इसके अलावा कुछ अदर मीन्स हैं, जैसे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग, इससे भी डिस्प्यूट को इनिशियल स्टेज में ही अवॉइड किया जा सकता है। मान लो कोई ग्रीवांस हुआ, कोई डिस्प्यूट रेज हो रहा है, उसको कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब दोनों पार्टी बैठ के बिना उसको डिस्प्यूट बनाए ही बार्गेन कर लेगी कि भाई थोड़ा सा तुम झुक जाओ, थोड़ा सा हम झुक जाते हैं, ऐसे करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इसके अलावा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ वर्क कमेटी बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन में सेटअप किया जाता है ताकि सॉल्व किया जा सके ऐसे छोटे मोटे प्रॉब्लम को। डिसिप्लिन मैनेजमेंट भी किया जाता है। ग्रीवांस रिजोल्यूशन, ग्रीवांस मतलब कि जो मान लो कि मेरे ग्रीवांस का मतलब होता है कि मुझे कुछ दुख हुआ है पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में, मेरे कुछ ग्रीवांसेज हैं, उनको सॉल्व करना, उनको रिजोल्यूशन उनका होना ये भी ज़रूरी है। इससे क्या है, जो डिस्प्यूट है इनिशियल लेवल में ही इनको सॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि पर्टिकुलर एक एम्प्लॉयर जो है वो किसी एम्प्लॉय के अगेंस्ट में दुखी हो गया, वो उसको मतलब पनिश करना चाहता है, तो वो एक अप्रोच अपनाता है जिसको स्किनर अप्रोच कहते हैं। स्किनर अप्रोच में होता क्या है, हार्श पनिशमेंट दिया जाता है किसी भी एम्प्लॉय को, जैसे कि उसको मैक्स पनिशमेंट क्या हो सकता है, उसको डिस्चार्ज, ऑर्गेनाइजेशन से डिस्चार्ज दिया जा सकता है। तो ये एक बेसिकली पावर है ऑर्गेनाइजेशन के हाथ में, एम्प्लॉयर के हाथ में। इसके अलावा टाइप्स ऑफ अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात करें तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में टेक द फॉर्म ऑफ ए स्ट्राइक हो सकता है। गो स्लो टैक्टिस मतलब कि प्रोडक्शन ही स्लो कर देंगे वर्कर मिल के। इसके अलावा टोकन स्ट्राइक, पूरा स्ट्राइक नहीं करेंगे, छोटा मोटा स्ट्राइक कर देंगे, एक पर्टिकुलर यूनिट को ही बंद कर देंगे, स्ट्राइक कर देंगे, इसको टोकन स्ट्राइक कहते हैं। सिंपैथेटिक स्ट्राइक, इसके अलावा पेन डाउन स्ट्राइक, हंगर स्ट्राइक, बंद, घेराव और लॉकआउट। लॉकआउट जो है ये हमेशा ऑर्गेनाइजेशन मतलब एम्प्लॉयर करता है, ये सब जो है स्ट्राइक वगैरह ये सब वर्कर करते हैं, और लॉकआउट करता है कौन, एम्प्लॉयर। ठीक है, लॉकआउट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। एम्प्लॉयर क्या करेगा, लॉकआउट मतलब कंपनी ही अपनी बंद कर देगा, बोला कि अब जाओ सभी, बंद कर दिया मैंने कंपनी ही। इस केस में बहुत सारे लोगों की नौकरी जा सकती है ना। इसके अलावा अगर बात करें, कोड ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस इंट्रोड्यूस किया गया था यूनाइटेड किंगडम 1972 में, तो इसके हिसाब से दो प्रकार कहा गया है, दो प्रकार का डिस्प्यूट हो सकता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की बात कर रहा हूँ, ये भी जान लो, बहुत ज़रूरी है। डिस्प्यूट ऑफ राइट्स, अब डिस्प्यूट ऑफ राइट्स एंड डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट, ये दो बात हमेशा याद रखना है। इससे सीधा सवाल पूछा जा सकता है, आपको एक कंडीशन दिया जा सकता है कि डिस्प्यूट ऑफ राइट आपसे, या फिर ऐसा पूछा जा सकता है कि डिस्प्यूट ऑफ राइट क्या होता है। ऑप्शन दे देगा कि वैसे डिस्प्यूट जो कि एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट को वायलेट करते हैं, ठीक है, उसको हम डिस्प्यूट ऑफ राइट कहते हैं। तो डिस्प्यूट ऑफ राइट क्या हुआ, विच रिलेट टू द एप्लीकेशन और इंटरप्रिटेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट। कहने का मतलब है कि जब एम्प्लॉयमेंट होता है तो उस कुछ एग्रीमेंट होता है, कुछ उसमें कंडीशंस बताई जाती हैं, वो अगर नहीं फुलफिल होता है तो वर्कर डिस्प्यूट ऑफ राइट रेज कर सकता है। इसके अलावा है डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट। डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है विच रिलेट टू क्लेम्स ऑफ एम्प्लॉय और प्रपोजल बाय मैनेजमेंट बिफोर अबाउट द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। तो अगर मान लीजिए कि कोई नया प्रपोजल ला रहे हैं, टर्म्स एंड कंडीशन में चेंज करना चाहते हैं, और ये दोनों तरफ से हो सकता है। एम्प्लॉय भी मान लो चाहता है कि कुछ चेंज किया जाए, या फिर एम्प्लॉयर चाहता है कुछ चेंज करना, मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, तो उस केस में भी ये डिस्प्यूट हो सकता है। इस केस को डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। डिस्प्यूट ऑफ राइट, सीधी बात में कहूँ तो एग्जिस्टिंग जो एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसका वायलेशन होता है तो डिस्प्यूट ऑफ राइट होता है। डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट तब होता है जब एग्जिस्टिंग नहीं है कोई, लेकिन नया प्रपोजल लाया जा रहा है, नया टर्म्स एंड कंडीशन अगर लादा जाए तो उसके अगेंस्ट में अगर डिस्प्यूट हो जाता है तो उसको डिस्प्यूट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ये जो पर्टिकुलर वीडियो है यहीं पर समाप्त करता हूँ।
और अभी भी कहूँगा चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करो, बेल आइकन को भी प्रेस करो। और यहाँ पे बहुत जल्दी मैं ईपीएफओ की तैयारी कंप्लीट करा देने वाला हूँ, बिकॉज जीएस तो ऑलरेडी मैंने कंप्लीट करा दिया है, और ये जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं उनको भी मैं 5 या 10 दिन में कंप्लीट करा दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।